चलेगा। हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस अकेडमी में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही है ना दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोग कुछ नया पढ़ रहे थे। जिससे हमने नए पढ़ने की क्रम में अगर मैं बात करूँ तो हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन पढ़ रहे थे। उससे पहले की अगर मैं बात करूं दोस्तों कि हमारे अगर कोई जो नया जुड़ा है मेरे साथ दोस्तों, मेरा मित्र जो भी नया जुड़ रहा है, तो उसको क्या करना है दोस्तों, मेरी ज्योग्राफी की क्लासेस भी चल रही हैं दोस्तों, है ना। ठीक है, ज्योग्राफी क्लासेस चल रही हैं और मैं अभी तक रिवर्स पढ़ा चुका हूं। उसमें काफ़ी कुछ मैं दोस्तों पढ़ा चुका हूं। और जो नया है, अगर जो ज्योग्राफी पढ़ने से इंटरेस्टेड है, जिसको ज्योग्राफी नहीं समझ में आती, वो मेरी क्लास एक बार ट्राई करके देख सकता है। मैं 100% श्योरिटी दे सकता हूँ कि उसको क्लासेस मेरी समझ में आएंगी और आपको हर चीज़ एक जो चाहिए कंटेंट, वो सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, है ना दोस्तों, तो नया जो है दोस्तों, जिन्होंने मेरी, और क्या है कि जो आज मेरी वीडियो देखेगा तो उसको क्या करना है कि जो भी है, मतलब देखो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको क्या करना है, मैं मान लीजिए अब मैं 1-2 मिनट आप देखेंगे वीडियो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। जब तक आप मेरे साथ कुछ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, जैसे 15 से 20 मिनट आप अगर नहीं देखेंगे पूरी कुछ वीडियो पूरी, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो रुक कर देखनी दोस्तों, और फिर बाद में अगर आपको समझ में अच्छी ना लगे तो आप जा सकते हैं। अगर अच्छी लगती है दोस्तों तो क्या करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है और दूसरों को शेयर भी करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग ज़्यादा बात न करके दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि दोस्तों 6 दिन में टॉपिक कवर करना है, जो कि 15-20 दिन का टॉपिक होता है, सिलेबस है इसका, बट हम लोग उसको 6 दिन में कवर करेंगे। तो उसको 6 दिन के कवर करने की प्रोसेस यही रहेगा कि कम से कम बातें और कम से कम चीज़ें रिपीट होंगी। क्योंकि दोस्तों रिपीट, अब वैसे तो हमारा ज्योग्राफी जब हम पढ़ाते हैं, आप लोग जानते ही पुराने बच्चे, कि मैं पहले जो पढ़ाया वो तो पुराना पढ़ा, मतलब जो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया होता है उसको रिपीट करता हूँ। बट यहाँ पे दोस्तों वो सिचुएशन नहीं ला पाऊंगा, बट आपको थोड़ा मैं करने के लिए वो क्या करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं इसी के साथ। तो दोस्तों हम लोगों ने दोस्तों आपदा प्रबंधन शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, आपदा प्रबंधन से दोस्तों शुरू किया था। इसमें दोस्तों मैंने इसको क्या किया था, 2 पार्ट में बांटा था। पहली चीज़ तो मैंने ये बताया था कि पहले तो हम ये जाने कि आपदा क्या होता है, क्योंकि आपदा प्रबंधन, देखो प्रबंधन क्या होता है, किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट करना। इसकी इंग्लिश देखो तो मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, कोई भी कार्य जो है उसका मैनेजमेंट करना। तो अब हम मैनेजमेंट किसका कर रहे हैं, आपदा का। तो पहले हम आपदा जानेंगे दोस्तों कि आपदा क्या होता है, फिर तो उसका प्रबंधन समझेंगे, उसका मैनेजमेंट जानेंगे। क्योंकि हम जानेंगे ही नहीं कि बाढ़ किस रीजन से आ रही है, या भूकंप किस रीजन से आ रहा है, या सुनामी किस रीजन से आ रहा है, जब तक, और उससे जो मतलब उससे जो हमारा लॉस हो रहा है उसको हम कम से कम, या उसको कैसे खत्म कर पाएं, ये चीज़ें जब भी जान पाएंगे ना, जब उसके रीजन को हम लोग समझ पाएंगे। तो इसीलिए पहले हम लोग आपदा जानेंगे। तो इसीलिए जैसे कि पहले हम लोग इसमें इसका जैसे कि हमारा ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं, जो भी नए बच्चे हैं दोस्तों, पुराने बच्चे तो समझ गए कि हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ को बांट लेते हैं। इसी तरह मान लीजिए एक पिलर ये आपदा हो जाएगा इसका, दूसरा पिलर इसका ये होगा आपदा प्रबंधन। ठीक है दोस्तों, आपदा प्रबंधन हो जाएगा दूसरा। तो हम लोग शुरू किए थे दोस्तों इसमें आपदा में, हमने क्या बताया, जैसे कि हम लोग दोस्तों इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे बाढ़ है। ठीक है दोस्तों, फिर और करके जैसे बाढ़ के बाद सूखा है। ठीक है दोस्तों, भूकंप है दोस्तों, सुनामी है। ठीक दोस्तों, और भी भूस्खलन है, चक्रवात है, हिमस्खलन है। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ दोस्तों आप लोगों की एक चीज़ समझा दूँ, एक चीज़ बता दूँ, क्या कि जैसे कि भूकंप है, सुनामी है और ये चक्रवात है, ये दोस्तों आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। जो भी स्टूडेंट है यहाँ जुड़ा हुआ वो ज्योग्राफी अगर उसने पढ़ा होगा तो ये सारी चीज़ें पढ़ता है। तो हम इस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों चीज़ें उसी पे बात करेंगे जो हम लोग को एकदम नहीं पता, जैसे सूखा है, बांध है, सूखा है, भूस्खलन, ये छोटी छोटी चीज़ें, ताकि हम लोग को कोर्स कवर करना है। तो ये चीज़ें आप ज्योग्राफी में पढ़े रखे होंगे तो आपको कोई सब दिक्कत नहीं होगी। हालांकि मैं यहाँ पर बता दूंगा, बस आपको जल्दी बता दूंगा। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाके, जैसे इस चीज़। ठीक है, और जैसे आपदा प्रबंधन में दोस्तों हमने फिर क्या किया था, अभी फिर इसको भी देखो, इस आपदा को भी हमने 2 पार्ट में बांट लिया था। क्या किया था, 2 पार्ट में इसका भी कैटेगराइज कर लिया था। क्या क्या, एक तो हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक आपदा, जिसमें हम लोग ये सारी चीज़ें जो देख रहे हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं प्राकृतिक आपदा, जिसको हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं। और इसके बाद ये होती है मानवीय आपदा। कुछ मानव द्वारा भी तो आजकल कुछ गतिविधियाँ की जा रही हैं, जैसे कि हम लोगों ने क्या, मानवीय आपदा कैसे हो गई, कौन सी चीज़ है जो मानवीय आपदा में जोड़ी जाती हैं, तो जैसे हीट वेव्स होती हैं, जो हीट वेव, ठीक है ना, औद्योगिक उत्पादन, हम लोग जो फैक्ट्री में काम चलाते हैं आजकल, तो उससे भी तो हमारा कुछ इन्वायरमेंट में और जो हस्तक्षेप हो रहा है उसके वजह से क्या हो रही है, कुछ आपदाएँ हो रही हैं। औद्योगिक उत्पादन, ठीक है ना,
और भी इत्यादि CO2 उत्सर्जन जो हम लोग करते हैं, ठीक है ना। और आपदा प्रबंधन में क्या होगा, अब प्रबंधन देखो, एक तो राष्ट्रीय स्तर पर देखो, अब ये चीजें हो गई, ये सब चीज होंगी, फिर इसको हम लोग कम करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए कुछ प्रयास करेंगे, उसी को प्रबंधन बोलते हैं। तो ये चीज जो इसको देखो हम लोग क्या देखेंगे, इसमें दो चीज देखेंगे, एक तो राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयास, राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयास, दूसरा दोस्तों देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयास, ठीक है दोस्तों। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयास, ये चीजें हम लोग देखेंगे। ये सब चीजें कल दोस्तों हम लोग कर चुके हैं, आज थोड़ा रिवीजन क्रम में हम लोग ने कल बाढ़ शुरू कर दिए थे दोस्तों, ठीक है ना। अब मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ दोस्तों, बाढ़ शुरू कर दें। जो भी नए बच्चे हैं उनको पुरानी क्लास दोस्तों देखनी है, वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैंने थोड़ा यहाँ पे जल्दी क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, फिर हर चीज़ बार नहीं। अब मैंने शुरू दोस्तों टॉपिक किया था बाढ़, तो दोस्तों बाढ़, ठीक है ना, बाढ़ यानी आपदा के रूप में, इसका हेडिंग जैसे मैंने बताया था कल, तो मैंने बताया था कि आपदा के रूप में बाढ़, आपदा के रूप में बाढ़, ये होगा। बाढ़ का मतलब क्या होता है, फ्लड, ठीक है दोस्तों, आपदा के रूप में बाढ़, ये कल मैंने बताया था दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें मैंने बाढ़ क्या बताया था, बाढ़ मैंने बताया था, देखो बाढ़ क्या होता है, ऐसा क्षेत्र है ना, यदि किसी क्षेत्र में ऐसा किसी क्षेत्र, मतलब ऐसा कोई क्षेत्र जो जलीय क्षेत्र है, पहली बात तो, ठीक है। और मान लीजिए देखो, अभी इसको यहाँ प्रैक्टिकली समझिए, जैसे कि मान लीजिए ये क्षेत्र, ये नदी है, अब इसमें पानी समानता ऐसा आ रहा है, अब ये जल का क्षेत्र है, इसमें समानता पानी आ रहा है, ठीक है। और मान लीजिए इसी के थोड़ा दूर पर ऐसा कोई क्षेत्र है, ठीक है, थोड़ी दूर पे क्या, मान लीजिए कहीं ऐसा क्षेत्र है जहां पर पानी बिल्कुल कोई वो उसमें पानी है ही नहीं। एक ये क्षेत्र है कि इसमें सामान्यतः पानी रहता है, और एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें बिल्कुल पानी नहीं है, जल रहित है। ये क्षेत्र है जल रहित है, यानी इसमें जल ही नहीं है दोस्तों, इसको समझिएगा आप लोग। और एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें समानता हमेशा पानी रहता है, ठीक है, जल की मात्रा, मतलब एक जल की मात्रा बनी रहती है, ठीक है। अब इन दोनों सिचुएशन में क्या, किस स्थिति में, इन दोनों स्थिति में हम लोग बाढ़ कैसे कहेंगे, जैसे कि देखो ये जो सामान्य रूप से जो पानी था, उस जैसे जो जल की मात्रा है, उस जल की मात्रा में, है ना, जैसे जो जल है जो हमेशा रहता है, उसकी क्या हो जाए, उसकी जल की मात्रा में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। यानी ये जो बाढ़ है अब ये और ज़्यादा तेज हो, इसमें पानी और ज़्यादा आ जाए, तो इसको बाढ़ कहेंगे। यानी सामान्य जो जल है, जल का मात्रा है, और उसकी जल की मात्रा क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। यानी जो सामान्य जल है और उसके जल की मात्रा में वृद्धि हो जाए, जो हमेशा जल रहता है उससे ज़्यादा जल हो जाए, तो उसको बाढ़ कहेंगे। दूसरा, कोई जल रहित क्षेत्र हो, जो सूखा जैसा क्षेत्र हो बिल्कुल, जिसमें और वो क्या हो जाए, जलमग्न हो जाए, जलमग्न हो जाए, उसको भी बाढ़ कहेंगे। ये चीज़ें मैं कल बता चुका हूँ दोस्तों, आप लोग कल समझेंगे, देखेंगे तो समझ में आ जाए। यानी क्या होता है, एक तो ऐसा क्षेत्र जिसमें पहले से जल रहता है और उसमें अचानक जल की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो उस स्थिति को बाढ़ कहते हैं। एक तो दूसरा, जो उसमें क्या होता है, जिसमें जल है ही नहीं, कोई ऐसा क्षेत्र है और उसमें अचानक क्या हो जाए, वो क्षेत्र क्या हो जाए, अचानक जलमग्न हो जाए, तो उस स्थिति को भी बाढ़ कहते हैं। तो ये चीज़ हमने बाढ़ बताई थी। फिर मैंने बताया थी बाढ़ की स्थिति क्या है, तो हमने बताया था राष्ट्रीय बाढ़ आयोग है ना, 1980 के अनुसार क्या है, भारत का लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर जो क्षेत्र है ना, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। मैंने ये कल बताया था दोस्तों। इसका फिर मैंने बताया था कि बाढ़ जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ द्वारा, है ना, बाढ़ के लिए उत्तरदायी कारक, मैं यही पढ़ा रहा था। मैंने फिर इसमें हेडिंग लिखाई थी, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ द्वारा, विभिन्न क्षेत्रों में, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ के लिए उत्तरदायी कारक, यानी जो क्षेत्र है उसके क्यों बाढ़ आता है ना, हमारे भारत में जो कुछ क्षेत्र हैं उसके लिए उत्तरदायी कारक, बाढ़ क्यों आता है, ये मैंने इसको बांटा था। पहले मैंने देखो इसमें बांटे थे, जैसे कि पहले मैंने बताया था इसमें कि हिमालयी राज्य, भारत में हिमालय है ना, उसमें कुछ राज्य है हिमालयी राज्य, जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को कौन कौन से, JK यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश दोस्तों, उत्तराखंड, फिर इसमें और मैंने जैसे पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य दोस्तों, उत्तर पूर्वी राज्य में असम को छोड़कर बाकी सब उत्तर पूर्वी राज्य, इसमें क्या है मैंने दोस्तों बताया था कि असम को छोड़कर,
ठीक है ना। इसके लिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पे क्यों आती है बाढ़, तो इसके लिए मैंने बताया था एक तो अति वर्षा, पहला रीजन तो मैंने इसमें दोस्तों अति वर्षा यानी अत्यधिक वर्षा, ये तो रहेगा ही रहेगा, वर्षा बिना पानी के बाढ़ कैसे आ जाएगा। दूसरा रीजन मैंने दोस्तों इसमें बताया था कि जो जैसे जो पहाड़ का इलाका होता है, अब ये पहाड़ ऐसे होते हैं और ये जो क्षेत्र होता है इसको घाटी बोलते हैं। अब इंसान क्या होगा, मनुष्य जो होगा, मनुष्य सभ्यता के लिए यहाँ पे निवास करना बड़ा इम्पॉसिबल है इस क्षेत्र पे, तो वो यहाँ निवास करता है। तो इसी रीजन से क्या होता है, जब अत्यधिक वर्षा होती है तो इस क्षेत्र में क्या होता है, तो पानी फ्लड, यानी एक तो इसका रीजन ये है भी कि घाटी क्षेत्रों में निवास करने के कारण, घाटी क्षेत्रों में मानव द्वारा निवास। अब निवास करने से क्या होता है, घाटी क्षेत्र में मानव द्वारा निवास करने से जल का भराव होता है ना, करने से जल का भराव हो जाता है, यही बाढ़ की स्थिति होती है। जल ज़्यादा भर जाता है, जब भराव होता है तो यही बाढ़ की स्थिति होती है, ये मैंने बताया था इसमें दोस्तों। फिर तीसरा एक होता है हिमस्खलन दोस्तों। हिमस्खलन यानी जो ग्लेशियर्स होते हैं उनके टूट के गिर जाने से क्या होगा, अब ग्लेशियर से टूटते हैं तो क्या होता है। फिर इसमें मैंने एक चौथा और भी बताया था, मिट्टी की प्रकृति दोस्तों। ये चीज़ें हैं ना दोस्तों आपको समझ में, ठीक है ना, मिट्टी की प्रकृति सारी चीज़ें मैं बता चुका दोस्तों। अब इनको देखना है आपको तो पिछली क्लास में जाना होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ हो गई। फिर दूसरा मैंने दोस्तों इसमें बताया था क्या, मैंने इसको बाकायदा मैप भी बना के बताया था दोस्तों, है ना दोस्तों, मैप भी बनाया था मैंने, आपको दिखाया था मैप बना के। तो आप लोग कल की क्लास देखेंगे दोस्तों, मिल जाएगी आपको। फिर जैसे इसमें दूसरा रीजन मैंने बताया था कौन सा होता है, हाँ दूसरा दोस्तों भारत, उत्तर भारत के मैदानी राज्य, उत्तर भारत के मैदानी राज्य। अब मैदानी राज्य में मैंने कौन कौन से दोस्तों आप लोगों को बताए हैं, जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। जैसे कि मैंने उत्तर प्रदेश बताया दोस्तों, बिहार बताया दोस्तों, छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, वेस्ट बंगाल, असम, ये 5-6 राज्य जो हैं उत्तर भारत के मैदानी राज्य हैं, जिनमें क्या रीजन होता है, एक तो अत्यधिक वर्षा, ठीक है दोस्तों, अत्यधिक वर्षा इसका रीजन होता है यहाँ पे बाढ़ आने का, अत्यधिक वर्षा दोस्तों। दूसरा रीजन दोस्तों बांधों का गैर प्रबंधन, ठीक है ना दोस्तों, ये सब चीज़ें कल देख चुके हैं, बांधों का कैसे क्या क्यों रीजन है, बांधों का गैर प्रबंधन, ठीक दोस्तों। तीसरा दोस्तों इसमें होता है मिट्टी की प्रकृति, यह भी मैं दोस्तों इसमें बताया मैंने, ये सारी चीज़ें मिट्टी की प्रकृति है ना, उस राज्य मतलब उस क्षेत्र में जो पाई जाने मिट्टी जो होती है उसके कारण भी बाढ़ एक रीज़न होता है। क्यों, देखो क्या होता है, जैसे ये नदी है, अब नदी मान लीजिए नदी का ये क्षेत्र है, ये नदी का क्षेत्र है, ठीक है, नदी का ये क्षेत्र है, यहाँ से पानी बह रहा है, यहाँ पे नदी की मिट्टी यहाँ पर है, ये मिट्टी ये इधर घिरा हुआ है। अब जब पानी तेज, बरसात तेज होती है तो इसमें पानी का उफान आ जाता है, और ये क्या होता है, यहाँ पे जो किनारों पे जो मिट्टी लगी होती है, ये मिट्टी क्या होती है, अब ये जलोढ़ मिट्टी होती तो मजबूत तो होती नहीं, कमजोर मिट्टी होती, इसके वजह से क्या होता है, ये पानी इस मिट्टी को काट देता है। इस मिट्टी को जब काटता है तो ये क्या होता है, ये मिट्टी साइड से आके इस नदी के तलहटी यानी बीच में जाके जमा हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, अब जैसे क्या हो, बाल्टी में पानी भर लीजिए, उस बाल्टी में आधी बाल्टी पानी भरिए, उसके बाद क्या करिए, उसमें पत्थर डाल दीजिए, तो क्या होगा, पानी का स्तर ऊपर आ जाता है कि नहीं आता। ऐसे ही क्या होता है, ये मिट्टी क्या करता है, पानी के स्तर को बढ़ा देता है, तो बाढ़ और आक्रामक हो जाती है। समझ गए ना मिट्टी की प्रकृति कैसे काम करती है। तो ये चीजें कल की देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। ये हो गए। फिर इसके बाद दोस्तों मैंने किसमें क्या बताया, तीसरा मैंने दोस्तों बताया तटीय राज्य। भारत के तटीय राज्य 9 राज्य हैं, मेरी ज्योग्राफी क्लासेस देखेंगे उसको मिल जाएंगी सारी चीज़ें। देखिए आपको मैं एक चीज़ और भी बता दूं, अगर आपको इन्वॉल्व ये डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन समझना है तो आपको ज्योग्राफी की अच्छी खासी समझ होनी चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी की आप समझ रखेंगे ना, उसके मतलब ज्योग्राफिकल फिनोमेनन मतलब जो भी उसकी भौगोलिक संरचना उसकी अगर आपको समझ होगी दोस्तों ना, तो आप इसको आपदा प्रबंधन को अच्छे से मतलब समझ पाएंगे। तो इसके में तीसरा जैसे तटीय राज्य, तटीय राज्य के लिए मैंने क्या बताया, इसमें मैंने 2 रीजन बताए थे। पहला तो वर्षा तो रहेगा, देखो वर्षा हर जगह रहेगा क्योंकि पानी बिना होगा ही नहीं, अत्यधिक वर्षा। और दूसरा रीजन मैंने बताया दोस्तों चक्रवात, चक्रवात तो तटीय राज्य में ही आते हैं ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, अत्यधिक वर्षा होती है, अत्यधिक वर्षा के कारण क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। तो ये हो गया। फिर चौथा मैंने बताया दोस्तों दक्षिणी राज्य। हाँ, अब ये कल मैं यही दक्षिणी राज्य ही समझा रहा था, यहीं पे मेरी क्या हुई थी वीडियो दोस्तों स्टॉप हो गई, तो उसका रीजन ये था दोस्तों, क्षमा चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों क्या हुआ था, मेरी मतलब मोबाइल चार्ज नहीं था, उसकी वजह से क्या होगा, जब बनते बनते अपना मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, तो जहाँ पे वहीं मतलब 5 मिनट की वीडियो रह गई थी, वो नहीं बना पाए थे, तो आज मैं उसी को बता देता हूँ। चौथा दोस्तों कारक हम लोग पढ़ रहे थे, तो चौथे कारक में दोस्तों हम लोग बता रहे थे दक्षिणी राज्य। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग को देखना है दक्षिणी राज्य।
इसके दक्षिणी राज्य में रीजन कारण, बाढ़ के दक्षिणी राज्य में बाढ़ के कारण, है ना, क्या बाढ़ के कारण क्या होते हैं। तो इस देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर इसमें पहला रीजन देखो तो अत्यधिक वर्षा, तो दोस्तों रहेगा ही रहेगा, अत्यधिक वर्षा तो दोस्तों रहेगा ही रहेगा। दोस्तों इसमें दूसरा एक और होता है जैसे बांधों का गैर प्रबंधन, बांधों का गैर प्रबंधन, ठीक है ना, इसमें 2 रीजन। और तीसरा दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्योंकि मैंने कल पढ़ाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 बाढ़ आई थी 2017 में दोस्तों चेन्नई में और 2018 में दोस्तों केरल में बाढ़ आई थी, जिनको सरकार ने बोला था कि मानवीय आपदा के कारण इनका मानवीय आपदा करार दिया, यानी ये मानव की गतिविधि के कारण ये बाढ़ आई हैं, ये कोई प्राकृतिक बाढ़ नहीं है। उन्होंने कहा कि ये मानवीय आपदा है, क्योंकि मानव के द्वारा मानव ने जो गतिविधियां बनाई है, जो अपने डेवलपमेंट का जो स्ट्रक्चर बनाया उसकी वजह से ये बाढ़ आया है। तो एक चीज ये लिख सकते हैं कि गैर तार्किक विकास, ठीक है ना, साउथ में ये विषय बना हुआ है बहुत ज़्यादा, ठीक है, गैर तार्किक विकास। तो दोस्तों ये जो उत्तरदायी कारक होते हैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आने वाले बाढ़ के कारण, ठीक है दोस्तों, करिए आप इसको, मैं इसका हाँ सब सही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर इसको लिख लिया होगा, समझ में आपको देखो आ रहा होगा। बांधों का गैर प्रबंधन कैसे होता है कि देखो बांध को, जैसा कि हम लोग बांधों के बारे में पढ़ेंगे वहां देख लेंगे, ठीक है, वहां पे अभी हम लोग बांधों के इसके बाद जो टॉपिक है वो बांध ही है, उसी में देख लेंगे। तो गैर तार्किक विकास तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग देखो क्या है कि भारत का जो स्ट्रक्चर है या जो भारत जहाँ पे अभी है जिसकी जलवायु वो वैसी पहले भी थी वैसी आज भी है। तो पहले भी लोग निवास करते थे वहाँ पर, तो पहले बाढ़ की स्थिति नहीं होती थी, क्योंकि पहले का स्ट्रक्चर जो वहाँ के अनुकूल है पर्यावरण के वैसे था, बट हम लोग ने उस स्ट्रक्चर में हस्तक्षेप किया, अपने अनुकूल उसको बनाया। अभी हम लोग उसके आगे जब पढ़ते जाएंगे समझ में बनाना है, तो उस क्रम में क्या हुआ, हम लोग ने अपने जो भौतिकवादी जो सभ्यता की ओर हम लोग जो मुड़ रहे हैं उसके रीजन क्या हो रहा है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का दोहन करने के चक्कर में क्या हो रहा है, पर्यावरण के और जो विकास के जो सतत विकास की एक संकल्पना चलती है उसके अनुकूल नहीं हो पा रहा सारी चीज़ें। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो संरचना होती है वो मतलब जो क्या हो गए वो डिसबैलेंस हो गई, उसकी वजह से क्या होता है ये बाढ़ जैसी प्रकृति बनी। क्योंकि देखो बारिश तो पहले भी होती है, बारिश आज भी होनी है। अब उसका हम लोग प्रबंधन सही से नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, स्थिति बन जाएगी, खराब हो जाएगी। तो वही रीजन होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपको पॉइंट कुछ याद रखने हैं बस, ये ऐसे। अब दोस्तों इसमें हम लोग और क्या पढ़ेंगे, इसमें दोस्तों हम लोग एक चीज़ और पढ़ेंगे कि एक इसमें नोट करके एक चीज़ आप लिख लीजिए। अभी रुकिए दोस्तों, इसमें हो गया। अब इसमें एक टर्म आता है शहरी बाढ़। देखो ये तो हर जगह की बाढ़ हो गई, गांव में भी बाढ़ आते हैं, वो किस वजह से। अब यहाँ पे एक टर्म आता है शहरी बाढ़, यानी अर्बन फ्लड, अर्बन फ्लड यानी शहरी बाढ़, अर्बन फ्लड, ठीक है दोस्तों। शहरी बाढ़ के रीजन क्या है, पहली बात तो ये जानिए कि शहरी बाढ़ क्या होता है। इसमें आप लोग लिखिएगा, यदि किसी शहरी क्षेत्र में यदि किसी शहरी क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उसे शहरी बाढ़ कहते हैं। अब देखिए इसमें कुछ टफ नहीं लग रहा होगा, शहर में जो बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है उसी को शहरी बाढ़ कहते हैं, कुछ ज़्यादा वो तो है नहीं, बट इसके रीज़न क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि किसी क्षेत्र में बाढ़ जैसी, यदि किसी शहरी क्षेत्र, इसमें शहरी क्षेत्र याद रखना कि यदि किसी शहरी क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उसे शहरी बाढ़ कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो आपका हो गया, पहले इसकी परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाढ़ का क्या होता है, बाढ़ मैंने बता दिया, बाढ़ की परिभाषा कैसे डिफाइन करते हैं, अब उसी में शहरी बाढ़ है। शहरी क्षेत्र में अगर बाढ़ जैसी स्थिति हो जाए उसको क्या कहते हैं दोस्तों, शहरी बाढ़। अब दोस्तों अभी तक क्या कोई शहर, किसी शहर में बाढ़ आई है कि नहीं आई, उसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं दोस्तों। उदाहरण
उदाहरण दोस्तों क्या है, पहला दोस्तों इसमें पहला उदाहरण है 2005 की मुंबई बाढ़। इसको शहरी बाढ़ की संकल्पना दी गई, मुंबई बाढ़। ठीक है दोस्तों। दूसरा दोस्तों 2015 की अहमदाबाद बाढ़। ये अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में दोस्तों। बाढ़, ठीक है ना, डेट याद रखना और ये चीज़ें, क्योंकि ये किस पूछ सकता है कि ये जो बाढ़ आई है कौन सी शहरी बाढ़ है, गांव की बाढ़ है, तो उनको याद रखना है। और इसके बाद दोस्तों 2017 में जो चेन्नई में बाढ़ आई, 2017 की चेन्नई बाढ़। ये तो दोस्तों कुछ शहरी बाढ़ के उदाहरण हो गए, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि परिभाषा जाना फिर उसकी उदाहरण भी तो पता होना चाहिए। यानी ये जो बाढ़ है अभी तक ये जो बड़ी, जैसे ठीक है, ये 3 बड़ी जो बाढ़ है वो चेन्नई मतलब शहरी बाढ़ है। तो याद रखना है कि 2005 की मुंबई बाढ़, 2015 की अहमदाबाद बाढ़ और 2017 की चेन्नई बाढ़, ये कुछ शहरी बाढ़ के उदाहरण। अब इन बाढ़ के आने का कारण क्या था, कारण भी जाने, ठीक है ना दोस्तों। तो ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, मिटा दूं मैं इसको, ठीक है दोस्तों। समझिए शहरी बाढ़, क्योंकि आजकल अभी तक देखो गाँव में बाढ़ आता था, मगर हम लोगों ने अपना स्ट्रक्चर ऐसा डेवलप कर दिया है कि शहरों में भी जल का प्रबंधन अच्छे से ना होने के कारण क्या होता है कि बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो अब बाढ़, शहरों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है, तो हम लोग देखेंगे इसको। अभी देखिए दोस्तों, ये अभी 2017 का जो चेन्नई बाढ़ है ना, इसके पीछे एक रीज़न मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। बस रीज़न में, कारण में बताऊंगा कि शहरों में बाढ़ आने का कारण क्या है, ठीक है ना। इसी के नीचे हेडिंग डालिए, शहरी बाढ़ के कारण, शहरी बाढ़ के कारण, यानी शहर के में जो बाढ़ आ रही है उसका क्या कारण है। तो पहला तो दोस्तों, पहला तो इसमें यह है जल निकासी का बेहतर प्रबंधन ना होना, बेहतर प्रबंधन ना होना, ठीक है दोस्तों। पहला तो यही है, जल निकासी का बेहतर प्रबंधन ना होना, या ऐसे भी लिख सकते हैं बेहतर जल निकासी का प्रबंधन ना होना, जल निकासी का बेहतर प्रबंधन ना होना। यानी जल का जो, जैसे कि अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा होगा दोस्तों, तो उसमें आपने देखा होगा कि जल की जो उसकी निकासी की जो संरचना थी बहुत ही उम्दा किस्म की थी, है ना दोस्तों। उसमें जैसे आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था, जैसे ये घर बने होते थे, लाइन से घर बने होते थे, ऐसे घर बने होते दोस्तों। उसमें क्या होता था, घर के बगल से छोटी सी नाली होती थी, और वो छोटी नाली फिर एक बड़ी मेन नाली होती थी। ये छोटी जो घड़ी की नाली का पानी जो है उस छोटी नाली में जाता था, और इस छोटी नाली का पानी इस बड़ी नाली में जाता था, और ये बड़ी नाली जो है शहर के बाहर पानी को गिरा देती थी। तो कितनी भी बारिश होती थी दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में कभी बाढ़ नहीं आती थी। बट कुछ लोग ये कहते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो पतन हुआ उसका रीजन एक बाढ़ भी है। तो वो नदी में, क्योंकि वो लोग नदी के किनारे बसते थे। अब वो रीजन कितना सत्य है कितना गलत है वो अभी तो डिबेट के कारण है, बट इतना मैं, अगर जैसे मान लीजिए वो सत्य भी है तो मैं ऐसे कर लूँ, क्योंकि वो नदी के किनारे बसते थे। तो नदी के किनारे, अब नदी में उफान आया होगा तो हो सकता है उनके शहर डूब गए, ठीक है ना। बट उनका शहर में बारिश की वजह से पानी का कभी कोई प्रबंधन, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हमारे यहाँ क्या है दोस्तों, बरस नदी से दिक्कत नहीं है, नदी से दिक्कत नहीं है, नदी से के कारण हमारे यहाँ बाढ़ नहीं आती। हमारे यहाँ बाढ़ कब आती है, जब बारिश कस के बारिश हो जाती है शहरों में, उसकी वजह से क्या होता है, तो शहर डूब जाते हैं। तो उसका क्या रीजन हुआ, यानी हमने जल का जो बेहतर प्रबंधन है वो नहीं कर पाया। तो इसी वजह से क्या है, पहला पॉइंट शहर के बाढ़ का कारण जल निकासी का बेहतर प्रबंधन ना होना। दोस्तों समझ में आएगा, मैंने एग्जाम्पल लेके समझाया इसीलिए आप लोगों को कि आपको समझ में आ जाए चीजें, ठीक दोस्तों। दूसरा दोस्तों क्या होता है, गैर तार्किक विकास। देखो ये दोनों चीज एक ही है भाई। जब हमने सही से इसका गैर तार्किक विकास का मतलब यही हुआ कि हमने विकास ऐसा किया कि जल के निकालने का हम लोग सही से प्रबंधन नहीं कर पाए। तो ये दोनों चीजें एक ही है, मगर इसको मैं अलग लिखा दे रहा हूं, गैर तार्किक विकास। कभी पूछ ले तो ये आपको दोस्तों तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो एक ही, इससे मर्ज ही है, ये कोई अलग नहीं है, मगर ये तीसरा, ये दोस्तों क्या है कि मैं भी लिखा देता हूं फिर बताऊं। आर्द्र भूमियों का विलुप्त होना। दोस्तों क्या होना दोस्तों, विलुप्त होना। अब ये आर्द्र भूमि को विलुप्त होने से और बाढ़ आने से क्या मतलब है दोस्तों, तो इसके लिए मैं बता देता हूं। 2017 में
2017 में जो चेन्नई बाढ़ आई है, ठीक है ना, 2017 में जो चेन्नई बाढ़ आई है दोस्तों, उसको सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, 2017 में जो चेन्नई बाढ़ आई है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो माना था कि मानवीय आपदा करार दिया इसको, यानी मानव के द्वारा ये बाढ़ आने का कारण बताया गया। उसके पीछे एक रीजन ये भी बताया था कि मानव ने जो है वहाँ की आर्द्र भूमियाँ, उसकी जगह पे क्या हुआ, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स बना दिए हैं। उसकी वजह से क्या हुआ, अब देखो ये आर्द्र भूमियाँ क्या करती थी पानी का, ये आर्द्र भूमियाँ बहुत पहले से थी। क्या होता था, ये आर्द्र भूमियाँ करती क्या है, जैसे मान लीजिए तेज बारिश हुई तो इनकी मिट्टी जो होती है वो दलदली टाइप की मिट्टी होती है और थोड़ी मतलब ऐसी मिट्टी होती है कि जो पानी को क्या करती, एब्जॉर्ब कर लेती। तो बहुत बड़े क्षेत्र में था ये, चेन्नई के तटीय क्षेत्र में बहुत बड़े क्षेत्र में था। और इसकी वजह से क्या होता है, जब बारिश होती थी तो वो क्या करती थी, पानी का कुछ पानी तो देखो बह जाता था समुद्र में, और कुछ पानी ये लोग एब्जॉर्ब कर लेती थी। उसकी वजह से क्या होता था, अब जब ये पानी को बहुत बड़े मात्रा में पानी को अपने संचित करके, एक तो उसका वाटर लेवल बना रखती थी पहली, क्योंकि जब कोई मिट्टी है पानी को एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगा, पानी यानी स्टोर कर रही है यानी पृथ्वी में वो। और अब हम लोग ने क्या कर दिया, अब ये वेटलैंड खत्म हो गए, हम लोग ने पक्की सड़क बना दी। पक्की सड़क पानी एब्जॉर्ब थोड़ी ना कर पाती, वो तो नाली में बह जाता है। अब क्या होता है, जब तेज बारिश हो जाती है तो नाली भी उफान में आ जाती है, तो उसमें क्या होता है, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये रीजन है, आर्द्र भूमियां क्या करती है, मिट्टियों को एब्जॉर्ब कर लेती, आर्द्र भूमि की जो मिट्टियां होती है वो क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। और पानी को जब एब्जॉर्ब करेगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ पानी, मान लीजिए 100% बारिश हुई तो 40% अगर इन्होंने या 30% इन्होंने अगर पानी एब्जॉर्ब भी कर लिया तो बहुत बड़ी मात्रा होती है। तो इसके ये भी एक मात्रा, एक ये भी शहरी निर्माण, शहरी की बाढ़ के कारण है ना। 2017 में जो चेन्नई बाढ़ आई उसका सुप्रीम कोर्ट ने एक रीजन ये भी माना था कि जो वहाँ के जो निर्माण लोग, जिन्होंने निर्माण किया है उन्होंने क्या किया, आर्द्र भूमियों के ऊपर निर्माण कर दिया है, मल्टीप्लेक्स बना दिए हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये दोस्तों समझ में आ गया, यानी इसका जोड़ कर पढ़ना आपको, ये चेन्नई बाढ़ से रिलेटेड है ये चीज़ें, ठीक है ना। और दोनों की, और इसमें नहीं है रिलेटेड, बट इसमें चेन्नई बाढ़ में ये रिलेटेड है, तो ये भी याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो आर्द्र भूमियों का विलुप्त होना ये तो हो गया बाढ़ का कारण, शहरी बाढ़ का कारण, ठीक है दोस्तों। लिखो मैं इसको, चल रहा है सही, हाँ ठीक ही चल रहा है। ठीक दोस्तों, तो मिटा रहा हूं मैं इसको। अब आगे दोस्तों क्या है, ये तो बाढ़ के अब तो ये तो शहरी बाढ़ के बारे में पढ़ लिया दोस्तों। एक होती है अचानक आड़ भाई, कभी कभी देखते हो एकदम अचानक से बाढ़ आ गई, है ना, सुना होगा कभी अचानक से बाढ़, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। वो क्या होती है, इसको दोस्तों फ्लैश फ्लड बोलते हैं, फ्लैश फ्लड बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश में इसको फ्लैश फ्लड बोलते हैं। अचानक आई बाढ़, अचानक आई बाढ़। अब देखो बाढ़ और अचानक आई बाढ़ में कुछ तो डिफरेंस, उन्होंने कुछ परिभाषा डिफरेंट बनाई होगी ना, तब तो हम उसको कह सकते हैं कि बाढ़ ये है और अचानक आई बाढ़ ये है, उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो इसमें एक चीज़ ये याद रखना, इसकी परिभाषा अगर देना हो तो सबसे पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ। यदि किसी क्षेत्र में, यदि किसी क्षेत्र में किन्हीं कारणवश 6 घंटे के अंदर 6 घंटे के अंदर बाढ़ की स्थिति बन जाए, बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाए तो उसे अचानक आई बाढ़ कहेंगे। आई बाढ़ कहेंगे, ठीक है ना दोस्तों। ये हो इसकी परिभाषा, यानी यदि किसी क्षेत्र में किन्हीं कारणवश 6 घंटे के अंदर बाढ़ की स्थिति पैदा, बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाए तो उसे अचानक आई बाढ़ कहेंगे। यानी 6 घंटे इसमें मेन है, इसका मेन है 6 घंटा। 6 घंटे के अंदर अगर एकदम अचानक से बाढ़ आ जाती है तो उसको कहते हैं बाढ़ की स्थिति पैदा हो, है ना, ये अचानक आई बाढ़। अब इसका रीजन दोस्तों
ये किन क्षेत्रों में ज़्यादा देखा जाता है? देखो अब इसमें लिख लेना है, मैं इनको और थोड़ा कर देता हूँ, इसमें लिखूँ समानता, लिखते चलो समानता, यह स्थिति शहरी क्षेत्रों एवं हिमालय, इधर ही लिख दे रहा हूँ, एवं हिमालय हिमालय राज्यों या स्थिति समानता या स्थिति शहरी क्षेत्रों एवं हिमालयी राज्यों में देखी जाती है ना, और ज़्यादा मैदानी क्षेत्रों में बहुत कम होता है। ये समानता शहरी क्षेत्रों एवं हिमालयी राज्यों में देखी जाती हैं। शहरी, इसी में लिखते चलो, शहरी क्षेत्रों में इस स्थिति का कारण, शहरी क्षेत्रों में इस स्थिति का कारण अत्यधिक वर्षा है तथा जबकि पहाड़ी राज्यों में, पहाड़ी क्षेत्रों लिखो या पहाड़ी राज्यों, पहाड़ी क्षेत्रों में, और इसके अंदर मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ राज्य, पहाड़ी क्षेत्रों में इस स्थिति के लिए निम्न कारक जिम्मेदार हैं। इस स्थिति के लिए निम्न कारक जिम्मेदार हैं। तो कौन कौन से दोस्तों, मैं ऊपर इधर लिख रहा हूँ। पहला दोस्तों होता है अत्यधिक वर्षा, ये तो अटल सत्य है, इसमें बाढ़ में ये तो रहेगा ही रहेगा। दूसरा दोस्तों हिमस्खलन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हिमस्खलन, ठीक है दोस्तों, ये दो कारण इसमें होते हैं, ठीक है ना। और तीसरा इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, मिट्टी की प्रकृति, मिट्टी की प्रकृति, ये चीज़ हो गई दो, ये तीन चीज़ हैं जो क्या होता है दोस्तों फ्लैश फ्लड के लिए। ये हो गया दोस्तों जो एकदम मतलब बाढ़ से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं जो हम लोग बाढ़ में पढ़ते हैं वो सारी चीज़ मैंने पढ़ ली हैं। इसको लिख लीजिए दोस्तों आप लोग, मैं देख लूँ जब तक सही चल रहा है। हाँ सब सही है, चलिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मिटा रहा हूँ मैं। अब इसमें दोस्तों एक डाटा लिख लीजिए, एक डाटा इसमें लिख लीजिए दोस्तों जो 2020 का है, इसमें डाटा लिख लीजिए, ठीक है ना। ये जल मंत्रालय का डाटा है दोस्तों, ठीक है ना, 2020 का लिखना है। वर्ष 2020 के दौरान भारत के 13 राज्यों में के 13 राज्यों के 256 जिले वर्ष 2020 के दौरान भारत के 13 राज्यों के 256 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए,
ये लिख लेना है। ये बस बाण का ये लास्ट पॉइंट था, ये थोड़ा फैक्ट है, इसको नोट करके ऐसे लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है ना दोस्तों। पूछ सकता है क्योंकि पेपर है तो डायरेक्ट ही पूछ सकता है, एक रिपोर्ट है ना ये, क्योंकि जल शक्ति मंत्रालय की, तो उसकी वजह से ये पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया बाण खत्म दोस्तों। अब ठीक है, अब इसमें हम लोग दोस्तों, अब दूसरा इसका एक फैक्टर होता है, हम लोग बांध बार बार यूज़ करें ना, बांधों का गैर प्रबंधन, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ लें थोड़ा सा, 2-4-5 मिनट का है, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों हम देखिए, मैं इसको ना आपसे बहुत सारी बात कर सकता हूँ, बट मुझे क्या है, मुझे कोर्स खत्म करना, तो मेरा फोकस यहीं पर है थोड़ा। आप लोग, वरना आप लोग जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो देखिए पूछिएगा मैं मतलब कैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, आपदा के रूप में बांध, हेडिंग रहेगी आप लोगों की, आपदा के रूप में। इसमें कुछ फैक्ट रहेंगे, फैक्चुअल चीज़ें आप याद रखनी। आपदा के रूप में बांध दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें देखो, पहली चीज़ तो ये जानो कि इसमें ये जो मैं पहला पॉइंट इसमें लिखा रहा हूँ याद रखना, भारत के, लिखते चलिए साथ में मेरे दोस्तों, के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, याद है ना, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने देश के बांधों को मंदिर के रूप में स्थापित किया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के बांधों को मंदिर के रूप में स्थापित किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्थापित किया। याद रखना कि किसने भारत के बांधों को, है ना, मतलब किसने देश के बांधों को मंदिर कहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये स्टेटमेंट है उनका, तो ये याद रखिएगा, कहीं पूछ सकता है डायरेक्ट, तो ये रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें एक दूसरा, इसमें पॉइंट क्या लिखना है, दूसरा इसमें लिखना है, भारत में चीन एवं अमेरिका के पश्चात सर्वाधिक संख्या में बांध अवस्थित हैं। भारत में चीन एवं अमेरिका के पश्चात सर्वाधिक संख्या में बांध अवस्थित हैं, यानी 30 बांध जो है विश्व में बांध संख्या की, मतलब भारत जो है बांधों की संख्या के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अनुसार देखा जाए, तो चीन एवं अमेरिका के बाद यानी तीसरे नंबर पर है, यानी भारत विश्व में बांधों की संख्या में तीसरे नंबर पर है। ये याद रहेगा ना, किसके बाद है, चीन एवं अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा बांध किसके पास है, हमारे पास है, ठीक है ना। अब इसी में, ठीक है ना, इसमें ये लिखना है, इसमें एक यूएन की एक रिपोर्ट आई है, यूएन की रिपोर्ट है जो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यानी संयुक्त राष्ट्र, यूएन, संयुक्त राष्ट्र में लिख दे रहा हूँ, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है, आपको याद रखना है, यानी यूएन। क्या रिपोर्ट है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के अनुसार करके लिख देना, भारत के लगभग 1000 से अधिक बांध 2025 तक 50 वर्ष या उससे अधिक पुराने हो जाएंगे, अधिक पुराने हो जाएंगे।
ये हो गई दोस्तों। भारत में चीन एवं अमेरिका के पश्चात सर्वाधिक संख्या में बांध अवस्थित हैं, एक तो ये फैक्ट है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है जिसमें उसने कहा है कि भारत के लगभग 1000 से अधिक बांध, सॉरी बांध दोस्तों, बांध नहीं बांध लिखना है यहाँ दोस्तों, सॉरी दोस्तों, बोलता कुछ और लिख कुछ और देता हूँ क्योंकि ध्यान इधर ही है पूरा, से अधिक बांध 2025 तक 50 वर्ष या उससे अधिक पुराने हो जाएंगे। यानी 25 वर्ष के हो जाएंगे या 50 वर्ष के या उससे अधिक वर्ष से पुराने हो जाएंगे। यानी अब इनका क्या है, इनका पुनर्निर्माण करवाना चाहिए हमको, मतलब इनमें दोबारा से कंस्ट्रक्शन काम करा के इसको सही से मेंटेनेंस करना चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र ने यह भी कहा है कि भारत के अधिकांश जो बांध हैं उनका जो है उनमें पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। उनको इसीलिए क्या हुआ कि, ठीक है, ये हुआ दोस्तों, लिख लिया दोस्तों। अब दोस्तों एक इसमें एक और फैक्ट मैं लिखाना चाह रहा हूं, लिखो, ठीक है, हो गया ये, चलो इसमें लिखना है जल शक्ति मंत्रालय, लिखना है जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार वर्ष 1989 से लेकर, ये सब दोस्तों मैं ये सब मालूम है रिपोर्टेड हैं, ये रिपोर्ट हैं, जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट, जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, की रिपोर्ट है ये दोस्तों, ठीक है, की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1989 से लेकर नवंबर 2021 से लेकर नवंबर 2021 तक 42 बांध दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। 42 बांध दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। बड़ी ये बांध दुर्घटना है दोस्तों, है ना, हम लोग आपदा पढ़ रहे हैं ना, तो आपदा जैसी घटनाएं याद रखना, ये चीज़ें बांध दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, ठीक है ना। जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1989 से लेकर नवंबर 2021 तक 42 बांध दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें से हमको दो याद रखनी है। दो कौन कौन सी दोस्तों, एक तो 1989 वाली, एक तो पहली है मच्चू बांध, ये याद रखना दोस्तों, पूछ सकता है, मच्चू बांध दुर्घटना ये कब हुई थी दोस्तों, हुई थी 1989 में, और कहाँ हुई थी दोस्तों, 1989, और कहाँ पे दोस्तों है, गुजरात में। अलग पेन से कलर से लिख दे रहा हूँ मैं, गुजरात में। तो ये पूछ सकता है कि मच्चू बांध परियोजना कहाँ पे, इसका जो कहाँ पे दुर्घटना हुई थी ये, तो गुजरात में, ठीक है ना, 1989 में। दूसरी दोस्तों अन्नमाया बांध दुर्घटना दोस्तों, बांध दुर्घटना दोस्तों, और ये कब हुई थी दोस्तों, ये करंट की, जो मैंने नवंबर 2021 की, ये करंट की है तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये कब हुई दोस्तों, नवंबर 2021, और ये भी कहाँ पे दोस्तों, ये भी गुजरात में। इसका भी स्टेट कौन सा दोस्तों, गुजरात। ये दोनों बांध परियोजनाएं जो हैं, दुर्घटनाएं जो आपको याद रखनी है, मच्चू बांध दुर्घटना कब हुई थी, 1989 में गुजरात में, ये फैक्ट है, ये पूछ सकता है ICR में। अन्नमाया बांध दुर्घटना, ये तो इंपॉर्टेंट हो जाए क्योंकि नवंबर 2021 में हुई है, और ये कहाँ पर हुई, गुजरात में। ये दोनों चीज़ हो गई दोस्तों, इनको सबको लिख लीजिए आप लोग, ठीक है दोस्तों। अब मैं देखता हूँ कि सब सही चल रहा है। अरे यार